हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 27 ऑफ अप्रैल। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह ऑनलाइन मंगाना होगा तो आप ऑनलाइन तो अब आप बुक मंगा सकते हो, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने प्री प्लस मेंस की सारी किताबों की लिस्ट डाल रखी है दोस्तों। एक-एक करके आप सारी की सारी डिटेल में बुक्स देख सकते हैं और ऑनलाइन डायरेक्टली आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। जिनको हमारा वीडियो पैक लेना होगा आप इस नंबर पे हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं कहूँगा आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है? अ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनको वीडियो पैक लेना है तो आप आराम से घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक है, ठीक है? तो घर पे रह के आराम से पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े, अगर कोई इमरजेंसी वर्क पड़ता भी है आपको, तो प्लीज़ मास्क लगा के ज़रूर निकलें, ठीक है? तो इतना तो ख़्याल रखेंगे ही आप अपनी और अपनी फैमिली का भी। वीडियो पैक में आपको इस समय 10% का ऑफ मिलता रहेगा, ठीक है? जब तक आप लोग लॉकडाउन है तब तक आराम से आप वीडियो लेके सारा पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअली वीडियो पैक्स लेके पढ़ सकते हैं या फिर हमारा कॉम्बो वीडियो पैक है उसको आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और पेमेंट मेथड की मैंने सारी चर्चा कर दी थी दोस्तों। आप इसी नंबर पे हमारे 8840385335 पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई भी डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर एक अकाउंट नंबर दिए गए हैं हमारे द्वारा, तो उसमें भी आप डायरेक्टली फी पेमेंट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है? DKSIS Academy.com पे जाकर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जो भी वीडियो पैक परचेज करना है वहां से भी आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। फी पेमेंट के बाद आपको क्या करना था? फी पेमेंट के बाद दोस्तों फी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो हमें व्हाट्सएप कर देना था, टेलीग्राम यूज़ करते हो टेलीग्राम कर दीजिए। अगर दोनों यूज़ नहीं करते तो आप हमें ईमेल कर सकते हो help.dkscienceacademy@gmail.com पे, ठीक है? अच्छा, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को था, तो एक स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर प्लीज़ इस पे हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। तो फाइनली मुझे लगा कि हाँ, क्लियर कर देना चाहिए था क्योंकि मैंने 1-2 जगह आपको बहुत बार बोल दिया था कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं टोटल, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है? सबको पता है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं दोस्तों, 28 तो स्टेट्स हैं। यूटीज़ देखो पहले 9 थी। हुआ क्या था कि दिसंबर में जब हमारा विंटर का सेशन चल रहा था तो गवर्नमेंट एक बिल पारित किया था, ठीक है? जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को ही, सॉरी 1950 को नहीं, 2020 को, ठीक है? 26 जनवरी 2020 को इसको रेक्टिफाई कर दिया गया था। रेक्टिफाई क्या किया गया था कि जो हमारी यूटीज़ है ना, टोटल कितनी थी अभी? 9 थी। जब आप लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, तो टोटल यहाँ पे 9 यूटीज़ हो गई थी। तो हमारे पास क्या था टोटल? 28 स्टेट प्लस 9 यूटीज़ थे, राइट? जो कि अभी दोस्तों चेंज होके क्या हो गया, ये आपका ये हो गया 28 स्टेट प्लस 8 यूटी है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे कि इसको मर्ज किया गया दादर एंड नागर हवेली और आपका दमन एंड दीव, ठीक है? ये दोनों अलग-अलग थे, इन दोनों को मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया गया बेसिकली। तो ये आपका एक घट के कितना हो गया? 9 हो गया। तो आपसे याद रखिएगा जिन फ्रेंड्स को जिन्होंने स्टेट मैपिंग का पैक भी लिया था, ठीक है? सबको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्तों उनको एटलीस्ट बता ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? कि हमारे पास टोटल 28 स्टेट है प्लस 8 यूटी है, ठीक है? तो बेसिकली याद रखिएगा ये चेंज हो गया था 26 जनवरी 2020 को, ठीक है? तो बेसिक चीज़ें याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक? पीआईबी न्यूज़ में बात करें, देखो कोरोना के ही केस की डिस्कशन आजकल जो जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं ना 80% से 90% दोस्तों कोरोना से ही रिलेटेड आ रहे हैं। हमारे देश में लगभग 27,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, ठीक है? तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, एक तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है? इसी दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है? जिनेवा एक प्लेस है स्विट्जरलैंड में, याद रखिए इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। मेंबर कंट्री कितने हैं यहाँ पे? 194 मेंबर कंट्री है, तो बेसिकली याद रखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स निकालता है डब्ल्यूएचओ, ये रिपोर्ट्स याद रखेंगे आप। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो बेसिकली याद रखेंगे कोविड 19 कहाँ से फैला था, तो आपको पता है कि वुहान सिटी है, ठीक है? चाइना में। और इसी किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो यांगसी रिवर के किनारे। देखो ये रिवर है पूरा, ठीक है? जिसको यांगसी रिवर के नाम से हम जानते हैं। तो बेसिकली टर्म्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, ठीक है? देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाई करिए। देखो इंग्लिश की आप इंग्लिश हिंदी दोनों में किसी में पढ़िए, मोर और लेस टर्म सेम ही हो जाता है। जैसे वन्य जीव को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, ठीक है? अभ्यारण्य क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, पटकाई को पटकाई बोलेंगे और देहिंग को देहिंग बोलेंगे। है कहाँ पे ये? तो दोस्तों ये है आपका असम में। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि देहिंग पटकाई, देखो पखुई करके है, वो पखुई अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखेंगे पखुई कहाँ पे है? पखुई दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि पटकाई कहाँ पे है? असम में, ठीक है?
तो दोस्तों बस इतनी ही आपको चीज़ें याद रखनी है कि देहिंग पटकाई पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो असम में है। ठीक है, स्टेट का पोस्टमार्टम करेंगे अभी हम। ठीक है, तो इसका पोस्टमार्टम भी हम लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुबाची मेले की देखो, इसका चर्चा तो हम लोग इससे पहले ही कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने इसकी चर्चा की थी अबुबाची मेले की, जिसको कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 21 से लेके 25 जून के बीच में ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अच्छा अबुबाची मेला क्या होता है ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो कहाँ पे बेसिकली गुवाहाटी असम में सेलिब्रेट होता है, जिसको कामाख्या का मंदिर है। ठीक है, इमेज अभी देखेंगे हम, कामाख्या का मंदिर है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो ये त्योहार मनाया जाता है बेसिकली, ये जो आपका एनुअल मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, वार्षिक माहवारी होती है, इस पे रिलेटेड ये त्योहार होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो ये मंदिर का एक इमेज है। ठीक है, और जो इनर, अगर इस मंदिर के इनर पार्ट्स में आप जाओगे, ठीक है, जो गर्भगृह बोलते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे देखो कि योनि के आकार के दोस्तों ये इमेज बनती है। ठीक है, तो इनकी पूजा करते हैं लोग। ठीक है, और ये मंदिर पूरा ऐसे दिखता है, राइट। तो यहाँ पे त्योहार 5 दिन, लगभग 21 से लेकर 25 जून तक के मनाने का त्योहार था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो अभी अबुबाची मेला एक तरह से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी होता है, तो ये बेसिक टर्म्स आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको रजस्वला की देवी भी बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन बेसिकली इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला जाता है कि जो देवी का जो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, या पीरियड है, वो क्या होता है कि आपका पार्ट अपने आप स्वयं 3 दिन के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस रूप में क्या करते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन करके, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन करके। ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो उसमें छोटी शादी एक मनाई जाती है एक लड़की की, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, राइट। तो वहां पे क्या करते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, छोटी शादी। तो ऐसा नहीं कि वो मूवी में ही देखे तो जो आपने चीजें वो काल्पनिक थी, नहीं। आज भी आप असम में देखोगे तो इसको एक जो फेस्टिवल के रूप में लोग सेलिब्रेट करते हैं, राइट। इसको छोटी शादी के रूप में लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या देते हैं उसको, तुलोनी बिया नाम देते हैं। ठीक है, तुलोनी बिया उसको नाम देते हैं, जिसको हम छोटी शादी के रूप में बेसिकली जानते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब इसमें मासिक धर्म स्टार्ट होता है पहली बार, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसको एज ए छोटी शादी समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों के नारीत्व की प्राप्ति की रस्म के रूप में इसको एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको असम में जो बोलते हैं तुलोनी बिया के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बेसिकली तुलोनी बिया का बेसिकली क्या अर्थ है, तुलोनी बिया का दोस्तों अर्थ होता है छोटी शादी। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखिए। जिन्होंने अगर पैडमैन मूवी नहीं देखी होगी तो उनको थोड़ी सी चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी वैसे तो, बट अगर आपने पैडमैन देखा होगा, ठीक है, अगर आपने पैडमैन देखा होगा मूवी, तो आपको ये चीजें याद आ रही होगी कि गाना होता है पूरा उसमें, फिर वो पैड देता है, फिर उसके बाद कहानी ऐसी कुछ है, राइट। तो अगर नहीं देखी हो देख सकते हो, अच्छी मूवी है। तो आप उसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको बहुत सारे वो मदद करेगा, मूवी ऐसी मूवी है वो। ठीक है, तो तुलोनी बिया क्या होता है, बेसिकली छोटी शादी होती है, जब पीरियड स्टार्ट होता है एक लड़की की, तब उसको ये मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक, ये इमेज तो हमने देख ली। थोड़ी सी असम की पोस्टमार्टम भी अभी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो असम की अगर बात करें दोस्तों, तो असम पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य भी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अब इसके अगर सबसे पहले देश देख लो कौन कौन से देशों से बॉर्डर लगता है, तो देशों की अगर हम बात करें दोस्तों दोस्तों तो इसकी जो बॉर्डर लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 2 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से, इधर देखो तो आप भूटान से बॉर्डर लगता है इसका। ठीक है, और दूसरा बांग्लादेश से 2 जगह से बॉर्डर लगता है, एक तो इधर से भी बॉर्डर लगता है, प्लस एक यहाँ से भी बॉर्डर लगता है। ठीक, उसके अलावा पड़ोसी राज्य कौन कौन से देखो तो इधर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, नीचे देखो इसके मेघालय है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, देन नागालैंड से, देन मणिपुर से, देन मिजोरम से, देन त्रिपुरा से। तो जितने भी 7 सिस्टर्स में जितने भी 6 राज्य हैं, उससे बॉर्डर लगते हैं इनके, प्लस वेस्ट बंगाल से लगते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य भी है। और असम की बात करें तो, कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल जो है दोस्तों दिसपुर है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क है उसकी बात करें तो मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको कहते हैं सर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क है, जिसको जो आपका जंगली भैंसें होती हैं, राइट, बफेलो होती हैं, वाइल्ड बफेलो होती है, उसके लिए फेमस है ये। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले राइनोज है, उसके गेंडे के लिए फेमस है, बेसिकली याद रखेंगे। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे नमेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें हो गई आपको। तो कोशिश करेंगे आगे से हम क्या करें, इसमें धीरे धीरे अपडेट करके हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कर देंगे। ठीक है, और डांस की बात करें तो यहाँ पे सात्रिया इसकी डांस है, तो बेसिकली ये याद रखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे, देखो बायोस्फीयर रिजर्व के जो 2 बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक 16 नंबर का है आपका 1997 बना डिब्रू साइखोवा। ठीक है, जो आपका असम में है, और ये भी असम में है आपका मानस।
तो ये 1989 में ऐड हुआ था। बेसिकली ये सब याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया दोस्तों 24 अप्रैल 2020 को। तो देखो ये अब मनाया गया तो हर साल आएगा, तो ये यूपीएससी आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला। ठीक है, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो नहीं पूछने वाला। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पंचायती राज देखो 1973 1993 तक, मतलब 92 में बिल पारित हुआ था, 1973 तक दोस्तों, 93 तक, 1993 तक। ठीक है, ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। 1993 तक हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। ठीक है। 1999 जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल के दिन क्या किया गया था, इसको ऐड कर दिया गया था 1993 में। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1992, उसको रेक्टिफाई करके ऐड कर दिया गया था आपका 1993 में। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को ऐड कर दिया जाता है। हमारा जो संविधान है उसके भाग 9 पार्ट 9 में इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो पार्ट 9 में आप देखोगे तो हम पंचायती राज के रूप में इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो और उसमें इसके अलावा हमारी जो अनुसूचियां हैं, पहले अनुसूचियां कितनी थी हमारी, 8 थी। 8 के बाद 9 हुई, 9 भूमि सुधार जिसको लैंड रिफॉर्म के बाद बोलते हैं। 10वां आपका कौन सा है, दल बदन कानून, राइट, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वां आपका ऐड होता है पंचायती राज, और 12वां क्या है, म्यूनसिपल। ठीक है, तो 11वां अनुसूची जोड़ा जाता है। इस अनुसूची में जो टॉपिक्स रखे गए थे टोटल 29 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे 29 टॉपिक्स है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से चीजें यूपीएससी आपसे पूछेगा, न कि ये दिवस रूप मनाया गया यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, इस दिन एक ई ग्राम सेवा स्वराज पोर्टल चालू किया गया, जिस बेसिकली क्या है कि जो पंचायतों में जो भी स्कीम्स चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत जो भी स्कीम्स चल रही है, उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए दोस्तों एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ये पोर्टल याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आएगा। बेसिकली क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसका एक तो जवाबदेहिता दिया जाए, जवाबदेहिता हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, राइट, और उसके साथ साथ क्या हो कि रियल टाइम हम मॉनिटर कर पाएंगे जो चीजें चल रही हैं, कैसे काम कर रहे हो, सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली टर्म्स याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ईरान ने दोस्तों अपना पहला उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेंट्रल डिजर्ट से इन्होंने लॉन्च किया था ईरान में ही, मध्य जो अपना इनका मिडिल वाला पार्ट है। ठीक है, तो वहां से इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा तस्क ए तावीर इसको नाम नाम दिया है इन्होंने, तो बेसिकली याद रखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो नूर अगर एग्जाम में पूछ लिया जस्ट आपसे तो आप उसका एक जवाब दे पाओ। तेहरान की ईरान की कैपिटल की बात करें तो तेहरान है। और पड़ोसी देश कौन कौन से, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके इसके पड़ोसी देश भी देख लेते हैं। तो ईरान की अगर देखें तो ईरान देखो आपका यहाँ पे जाता है, पर्शियन गल्फ से बॉर्डर लगता है ईरान का, ये टर्म्स याद रखिएगा। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ से लगता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो ये भी अब बड़ा चर्चा में रहता है आजकल वैसे तो। ठीक है, पड़ोसी देशों के देख लेते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो इधर देखो कि इराक से बॉर्डर लगता है। ठीक है, इराक के बाद दोस्तों ऊपर देखो टर्की से बॉर्डर लगता है। इधर देखो ऊपर तो अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, अर्मेनिया इधर है, अजरबैजान, तो ये दो यूरोपीय कंट्री के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये टर्म्स याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है, प्लस कैस्पियन सागर से भी बॉर्डर लगता है, तो ये भी याद रखिएगा। कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर लगते हैं आपको मुजबानी याद होना चाहिए। आरएल सी से कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर याद लगते हैं आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। ब्लैक सी से कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं देशों के, ये आपको याद होना चाहिए। मीडियम सी से कौन कौन से देशों के बॉर्डर लगते हैं, ये याद होना चाहिए। क्यों, यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, ऑलमोस्ट लगभग हर साल इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। चाहे रेड सी से पूछा हो, चाहे इन्होंने मेडिटेरियन सी से पूछा हो, चाहे ब्लैक सी से पूछा हो, चाहे कैस्पियन से, चाहे अरल सी से, चाहे पर्शियन गल्फ से। ये एरिया बड़ा सेंसिटिव रहता है दोस्तों, क्योंकि देखो एक तो सीरिया सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पे कुछ संगठन ऐसे हैं, ठीक है, इब्दिल इनका एक प्लेस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ये लोग। तो ये आपका एरिया पूरा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मैप वगैरह कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैप तो है भैया, गूगल मैप तो है आपके पास। गूगल मैप जूम करोगे सारी चीज़ें ए टू जेड दिख जाएंगी यहाँ पे। तो देखो रिसोर्सेज तो आपके पास हैं, यूज करना सीखिए। मैं तो आपको सीधे कहता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप यूज करना नहीं जानते कि आप उस चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हो। देखो मोबाइल के दोनों बेनिफिट हैं। एक तो है कि मोबाइल पे आप बात करने में घंटों निकाल दो, एक तो ये कि मोबाइल में चीज़ें आप सर्च करने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में घंटों निकाल दो। तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना चाह रहे हो। ठीक ठीक है, आईएएस बनना न बनना सब कुछ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो ये टर्म्स याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है। रावी नदी में 484 मीटर लंबा दोस्तों एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, बेसिकली जिसको प्रोजेक्ट चेतक के तहत बनाया गया है। ठीक है, कौन बनाया है, बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स, जिसको बीआरटीएफ बोलते हैं, उन्होंने दोस्तों डेवलप किया है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, आप याद करिए कहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो
ये बनाया जा रहा है दोस्तों, रावी नदी पे बना है, ठीक है। इससे पहले भी हमें पुल हुआ करता है जिसको पीपा पुल के नाम से जानते हैं, या पंटून पुल के नाम से बेसिकली हम जानते हैं। कैसा होता है ये, देखो पीपा पुल इसलिए बोलते हैं या पंटून पुल इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है, ये बड़े बड़े देख रहे हो यहाँ पे ऐसे, ये इसके अंदर एयर भरी होती है और इसको हम ऐसे करके लगा देते हैं लाइन से, इसके ऊपर फिर हम ऐसे लकड़ी के गत्ते जैसा, या इसको हम पल्ले जैसा बोलते हैं, राइट। तो इसको पूरी हम बिछा देते हैं जिससे कि लोग आ जा सकें। लेकिन होता क्या है, जब पानी का बहाव बढ़ता है, जब पानी इसके ऊपर से फ्लो करती है, तो ये पूरे के पूरे पुल क्या होते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। बहुत ही हल्के होते हैं, तो सीमेंटेड तो है नहीं, तो अपने आप क्या होते हैं, अपने आप सारे बह जाते हैं बेसिकली। बहुत बार, हर बार, मतलब जितनी बार तेज धारा बहती है उतनी बार टूट जाता है। तो इसके तहत दोस्तों प्रोजेक्ट चेतक के तहत क्या किया गया है, एक पुल का निर्माण किया गया है जो 484 मीटर लंबा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चेतक याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंजाब में किया गया है, रावी नदी पे। तो थोड़ा सा इसकी इमेज भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पंच नदियों में से एक है, पंच नदियों में से एक है यहाँ पे, तो ये है रावी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट करीब यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रावी नदी पूरा यहाँ से ऐसे बहते हुए जाती है, इधर नीचे इसके आगे तो ब्यास आ जाती है, फिर ये आपकी सतलज यहाँ से आ जाती है, राइट। फिर ब्यास इसी में मिल जाता है, फिर ये सतलज यहाँ तक आती है। ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे आपकी झेलम नदी आती है, झेलम से नीचे आओगे तो यहाँ से आपकी चेनाब आती है, चेनाब झेलम एक साथ मिलके फिर रावी में मिलते हैं, रावी फिर तीनों चेनाब नाम से आगे बढ़ते बढ़ते सतलज में मिल जाती है, सतलज फिर ये जाके पंचनद में किससे मिल जाती है, ऊपर से आपकी आती है इंडस, जिसको सिंधु नदी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ मिलने के बाद फिर ये पाकिस्तान से होते 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 अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स याद रखेंगे। विद्याधन विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक तो देखो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप क्या है दोस्तों, कि इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी बच्चे हैं ना, जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन सारे उनको सिस्टम प्रोवाइड कराना, मतलब ऑनलाइन ही आराम से सारी चीजें पढ़ सके। आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से क्या है कि सबसे देखो 2016 में एक चीज हुआ था, अगर आपको पता है तो 8 नवंबर, ठीक है। आपने अगर याद हो तो 8 नवंबर 2016 को कुछ हुआ था, क्या हुआ था, नोटबंदी। नोटबंदी से एक फायदा हुआ था, मालूम है क्या, कि डिजिटल चीजों का बढ़ावा बहुत ज्यादा मिल गया, डिजिटलीकरण, मतलब हम ऑनलाइन पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब करना सीख गए, राइट। इस कोविड 19 ने एक चीज तो अच्छा किया है, मालूम है क्या, एजुकेशनल रिफॉर्म करने में मदद कर रहा है अभी। एजुकेशनल रिफॉर्म का मतलब बेसिकली क्या है, एजुकेशनल रिफॉर्म का मतलब बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन पे शिफ्ट होना, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट होना, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। इवन हम 1% अपना एजुकेशन ऑनलाइन पे नहीं चलाते हैं, जबकि आप चाइना अमेरिका जैसे देश देखोगे तो दोस्तों उनका 50% ज्यादा एजुकेशन जो है ऑनलाइन चलता है, ठीक है। तो उनके कंपेयर में तो हम कहीं भी नहीं है। तो देखो हमारा सिस्टम ऑफलाइन तो चले ही चले, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम भी होना चाहिए। जो लोग यहाँ घर बैठे हैं, घर से दूर नहीं जा सकते, तो घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर सकते हैं। आज को पता है कि यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो इन सारे बंधनों को मुक्त कैसे हो सकते हैं, घर पे बैठे हुए पढ़ाई करके वो अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहती हैं, वो कर सकते हैं, राइट। तो इसको देखो मेंस से भी कोरिलेट कर सकते हो, इंटरव्यू से भी कोरिलेट कर सकते हो। तो बेसिक टर्म से याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टर्म मैंने बस इसलिए यूज किया कि जैसे आपको पता हो कि एंथूरियम क्या है। एंथूरियम बेसिकली दोस्तों एक फूल की प्रजाति का नाम है जो काफी महंगा होता है। तो हुआ क्या है कि एक यहाँ पे महिला प्रोफेसर थी जिनका नाम है डी वैसिनी बाई, उनके द्वारा क्या किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग करा के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि क्रॉस ब्रीडिंग करा के, दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि दूसरे फूल का दूसरे फूल के साथ क्रॉस ब्रीडिंग बेसिकली करा के इन्होंने क्या किया, 12 प्रकार की, लगभग इन्होंने 12 प्रकार के फूलों में कराया था, जिसमें उन्होंने 10 नई किस्में विकसित की है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि काफी महंगे फूल होते हैं, तो बस याद रखिए कि एंथूरियम क्या है, तो बेसिकली एक फूल है, ठीक है। इतनी ही लाइन आपको याद रखनी क्या है, एक बहुत ही महंगा बिकने वाला बाजार में फूल है, ठीक है। क्योंकि देखो डोवी सोमन के बारे में दोस्तों 2018 आई थिंक 2019 में आई थिंक यूपीएससी ने पूछा था डोवी सोमन क्या है, राइट। तो ये ऐसे ही नाम जिस पूछ देते हैं क्या है, तो जस्ट आपको पता है, ऐसे ही एंथूरियम दे के नाम पूछ लेगा, ये एक टाइगर है, ये एक जंगली भैंस है, ये एक फूल है, ये एक वायरस है। ऐसे आपके एग्जाम में देख के पूछ लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखिए। देखो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया, तो अर्थ डे तो हर साल मनाया जाता है। इसकी देखो क्या याद करने लायक होती चीजें, तो इसकी, सॉरी, इसकी बेसिकली दोस्तों आपको थीम याद करनी होती है कि इसकी थीम क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें थीम याद रखना पड़ता है कि इसकी थीम क्या रखी गई थी। तो इस साल का जो थीम था दोस्तों, इस साल का थीम था क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखेंगे, इस साल की जो थीम थी क्लाइमेट एक्शन था। अच्छा ये अर्थ डे कब से मनाया जाता है, देखो अर्थ डे का 50वां ईयर इस साल मनाया गया, 50वां साल मनाया गया अर्थ डे का इस बार, ठीक है। तो 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ये जब सेलिब्रेट हमने दोस्तों करना चालू किया था 1970 में, एक पर्सन थे, अमेरिकी सीनेटर थे, गेलोर्ड नेल्सन, ठीक है। गेलोर्ड नेल्सन ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने मतलब हुआ क्या कि देखो जो यूरोप और अमेरिका में धीरे धीरे क्या हुआ कि प्लास्टिक
सबसे जैसे प्लास्टिक जो पॉली बैग जिसको हम बोलते हैं, तो पॉली बैग का प्रचलन 17 के दशक में बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, पॉली बैग जिसका प्लास्टिक के आज के टाइम थैले बैग कहते हो, इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा, पहले पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में बहुत बुरी तरह फैल गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे एक्वाटिक कल्चर थे, मतलब जो जलीय कल्चर था वो काफी ज्यादा प्रभावित होना, मछलियां वगैरह बहुत ज्यादा मरने लगी खा खा के उनको। ठीक है, हम नाली नदी नाले में फेंकने लगे, बहुत ज्यादा गंदगी फैलने लगी। राइट। और आपको पता है कि पॉलिथीन अगर आप, जो पॉली बैग होता है, प्लास्टिक होता है, अगर उसको आप जमीन में गाड़ दो तब 100 साल बाद भी अगर उसकी खुदाई करोगे तो प्लास्टिक वैसे का वैसे उसी में रह जाता है, मिट्टी में मिलता नहीं है वो। राइट। तो इसकी वजह से इनको लगा कि यार हमें ना लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो इनका जो बर्थडे था वो था दोस्तों 22 अप्रैल को। तो इन लोगों को लगा कि यार अब बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे नहीं करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करके। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि इस दिन से हम क्या मनाएंगे, अर्थ डे मनाएंगे, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इन्होंने उस अपने ही डेट से, अपने ही बर्थडे के डेट से दोस्तों इन्होंने पृथ्वी दिवस मनाना चालू कर दिया, अर्थ दिवस मनाना चालू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में इसको हम मानते हैं। ठीक है, गेलॉर्ड नेल्सन को। ठीक है, तो बेसिकली टर्म्स याद रखेंगे। तो बेसिकली अर्थ डे मनाने का पर्पस क्या होता है, पृथ्वी एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। बेसिकली यही टर्म्स याद रखेगा। इस साल की थीम याद रखिए क्लाइमेट एक्शन, ये पूछा जा सकता है। ये स्टेट पीसीएस में पूछा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, स्टेट जो पीएससी के एग्जाम होते हैं, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी को पूछना होगा तो थीम पूछेगा, पर्पस पूछेगा, और किसको जनक माना जाता है ये पूछेगा आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयम। बेसिकली क्या है कि पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दोस्तों, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत दोस्तों संयम एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके तहत करेंगे क्या ये लोग, दोस्तों ये लोग करेंगे क्या कि जैसे जिसको क्वारंटाइन किया गया है, जिसको क्वारंटाइन का मतलब बेसिकली है कि जिसको नजरबंद किया गया, बेसिकली ऐसे कह सकते हो आप इसको, कि अब भैया आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आप कोविड-19 से जो भी ग्रसित पर्सन था उसके कांटेक्ट में आए थे, तो आपको एटलीस्ट 14 दिन तो घर में रहना ही रहना है। अगर उनको कह दिया कि नहीं आपको 14 डेज रहना ही रहना है, अब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो वो क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको ट्रैक करेंगे, आपके मोबाइल में क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन डाल देंगे। ठीक है, और आप चाह के भी उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे जब तक ये लोग चाहेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप अनइंस्टॉल करते हो तो आपको उठा के आपके घर से लेके चले जाएंगे, बेसिकली ये है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम पढ़ने में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो 3 इंडिकेटर दिए गए हैं। 3 इंडिकेटर क्या है, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग। लाल का मतलब कि लंबी अवधि के लिए कोई बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर लंबी अवधि के लिए घर से बाहर गया है, तो इसमें आप चिन्हित कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पीले रंग का मतलब है सीमित क्षेत्र में ही क्या है, सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए गया हुआ है। और हरे रंग का मतलब है कि व्यक्ति घर की सीमा के अंतर्गत ही है, तो लोग ट्रैक कर पाएंगे इससे आराम से। ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो क्वारंटाइन की जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो नागरिकों को केयरिंग कर पाएंगे। देखो हो क्या रहा है बेसिकली दोस्तों, हो क्या रहा है कि देखो, जिसको अगर कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं या जिनको कहा जा रहा है क्वारंटाइन हो जाइए, उनको लगता है कि नहीं हमें तो नहीं हो सकता, किसी और को हो जाएगा। देखिए इसमें कोई बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं दोस्तों तो एक्सेप्ट करिए और अपने आप को ठीक करिए। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा ये कि अगर आप किसी कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड पर्सन उसके अगर कांटेक्ट में आए हैं अगर आप, तो प्लीज अपने आप को क्वारंटाइन करिए 14 डेज के लिए। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा घर में 14 दिन रहिए आराम से, कुछ ऐसा काम करिए जैसे कि कुछ क्रिएटिव खुद से बातें। बहुत अच्छा टाइम है ये आपको खुद को खोजने का, खुद से बातें करने का, राइट। तो ये बेसिक टर्म्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको हमारा एनसीईआरटी का पैक लेना है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, करंट का, एसे का, ठीक है, वो सारे पैक्स आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे कॉम्बो पैक के रूप में भी दोस्तों, हमने इसको ज्वाइन कर रखा है, तो इसको आप कॉम्बो पैक के रूप में इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो पेमेंट मेथड की बात करें तो इसी पे आप नंबर पे हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 8840385335 पे, राइट। तो आप पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। विद इन 15 मिनट आपको सारे प्रोसेस होकर कंप्लीट होकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सबा खैर, ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।